पिछले एक हफ्ते से खालिस्तान चर्चा में है। 18 सितंबर को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप भारतीय एजेंट्स पर लगाए। 20 सितंबर को खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दी। 25 सितंबर को खालिस्तानी समर्थकों ने वैंकूवर में भारतीय दूतावास के सामने तिरंगे को फाड़ दिया है। एक्सप्लेनर में आपको बताएंगे कि आखिर ये खालिस्तान का मसला है क्या, इनकी हिंसा का शिकार कैसे पीएम, सीएम और सेना प्रमुख तक बन चुके हमारे, और फिलहाल भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। कहानी की शुरुआत 1929 से होती है। कांग्रेस के लाहौर सेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। इस दौरान 3 तरह के समूहों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। पहला मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग, दूसरा समूह दलितों का था जिनकी अगुवाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। अंबेडकर दलितों के लिए अधिकारों की मांग कर रहे थे। और तीसरा गुट मास्टर तारा सिंह की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल का था। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग रखी। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद ये मांग आंदोलन में बदल गई। इसे नाम दिया गया पंजाबी सूबा आंदोलन। आज़ादी के समय पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। शिरोमणि अकाली दल भारत में ही भाषाई आधार पर एक अलग सिख सूबा यानी सिख प्रदेश की मांग कर रहा था। भारत में बने राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह मांग मानने से इनकार कर दिया। पूरे पंजाब में 19 साल तक अलग सिख सूबे के लिए आंदोलन होते रहे, प्रदर्शन होते रहे। इस दौरान हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। सिखों की बहुलता वाला पंजाब, हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसे दोनों नए प्रदेशों की राजधानी बना दिया गया। इसके अलावा पंजाब के कुछ पर्वतीय इलाकों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। इस बड़े फैसले के बावजूद कई लोग इस बंटवारे से खुश नहीं थे। कुछ लोग पंजाब को दिए गए इलाकों से नाखुश थे तो कुछ साझा राजधानी के विचार से खफा थे। पंजाबी आंदोलन से अकाली दल को खूब राजनीतिक फायदा मिला। इसके बाद प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में पार्टी ने कांग्रेस को 1967 और 1969 के विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दी। इस बीच पंजाब विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रह चुके जगजीत सिंह चौहान विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। चुनाव में हार के 2 साल बाद चौहान ब्रिटेन चले गए और वहां पर खालिस्तान के लिए अभियान शुरू कर दिया। 13 अक्टूबर 1971 को जगजीत सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक विज्ञापन छपवाया। इसमें खुद को तथाकथित खालिस्तान का पहला राष्ट्रपति घोषित किया। जगजीत सिंह ने खालिस्तान आतंक को कई तरीकों से बढ़ावा दिया। इस बीच 1971 की हार के बाद पाकिस्तान 2 टुकड़ों यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश में बंट गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति याया खान को मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में उन्होंने खालिस्तान को हवा देने के लिए जगजीत को मोहरा बनाया। खालिस्तानी आंदोलन धीरे धीरे इमिग्रेशन स्कैम में बदल गया। पंजाब से बड़ी संख्या में लोगों ने उत्पीड़न के बहाने पश्चिमी देशों में शरण लेना शुरू कर दिया। इस दौरान जगजीत पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक मिशन के भी टच में रहे। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक मिशन का उद्देश्य सिख युवाओं को तीर्थ यात्रा के बहाने पाकिस्तान बुलाकर उन्हें अलगाववाद के लिए भड़काना था। इसी बीच पंजाब में 1972 का विधानसभा चुनाव अकालियों के बढ़ते राजनीतिक ग्राफ के लिए काफी खराब साबित हुआ। कांग्रेस सत्ता में आई। इसने शिरोमणि अकाली दल को सोचने पर मजबूर कर दिया। 1973 में अकाली दल ने अपने राज्य के लिए स्वायत्ता यानी ज्यादातर अधिकारियों की मांग की। इस स्वायत्ता की मांग आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के जरिए की गई थी। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में सिखों ने ज्यादा स्वायत्त पंजाब के लिए अलग संविधान बनाने की मांग रखी। 1977 में जगजीत भारत वापस लौटे। 2 साल बाद फिर से ब्रिटेन पहुंचे और वहां पर खालिस्तान नेशनल काउंसिल बनाई। मई 1980 में जगजीत सिंह चौहान ने लंदन की यात्रा की और खालिस्तान के गठन की घोषणा की। इसी तरह की घोषणा बलबीर सिंह संधू ने अमृतसर में की। उसने खालिस्तान के नाम वाला स्टैंप और करेंसी भी जारी की। 1980 तक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के पक्ष में सिखों के बीच समर्थन बढ़ता गया। 12 अप्रैल 1980 को जगजीत ने आनंदपुर साहिब में नेशनल काउंसिल ऑफ खालिस्तान बनाने की घोषणा की। उसने खुद को परिषद का अध्यक्ष और बलबीर सिंह संधू को महासचिव घोषित किया। आनंद साहिब रिजोल्यूशन का ही एक कट्टर समर्थक था जर्नैल सिंह भिंडरावाला। ये नाम आप जानते होंगे। एक रागी के रूप में सफर शुरू करने वाले भिंडरावाला आगे चलकर आतंकी बन गया। जाने माने सिख पत्रकार खुशवंत सिंह का कहना था कि भिंडरावाला हर सिख को 32 हिंदुओं की हत्या करने को उकसाता था। उसका कहना था कि इससे सिखों की समस्या का हल हमेशा के लिए हो जाएगा। ब्रिटेन में रहने के दौरान जगजीत सिंह भारत में जर्नैल सिंह भिंडरावाला के संपर्क में भी रहा। इसके साथ ही जगजीत ने कनाडा, अमेरिका और जर्मनी में मौजूद खालिस्तानी अलगाववादियों से भी संपर्क बनाए रखा। 1980 के दशक में ही विदेशी जमीन पर बब्बर खालसा और वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन जैसे कुछ अन्य खालिस्तानी संगठन भी बने। 19 नवंबर 1981 को पंजाब के लुधियाना में 2 पुलिस वालों की हत्या का आरोप खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा के कनाडा प्रमुख तलविंदर सिंह परमार पर लगा। इस बीच खालिस्तान आतंकियों ने सितंबर 1981 में पंजाब केसरी के
संस्थापक और एडिटर लाला जगत नारायण की बीच चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी। लाला जगत नारायण अपने लेखों में खालिस्तानी हिंसा की आलोचना कर रहे थे। हत्या में भिंडरावाला के साथ ही बब्बर खालसा के आतंकी तलविंदर सिंह परमार समेत कई नाम सामने आए। भिंडरावाला ने इस मामले में सरेंडर भी किया, हालांकि सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया। साल 1982 में तलविंदर कनाडा में रह रहा था। 1982 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कनाडा के उस समय के पीएम पियरे ट्रूडो, जो ये जस्टिन ट्रूडो के पिता थे, से तलविंदर सिंह को भारत को सौंपने के लिए कहा था। हालांकि कनाडा सरकार ने तलविंदर को भारत को सौंपने से इनकार कर दिया। 26 जनवरी 1982 को सुरजन सिंह गिल ने कनाडा के वैंकूवर में खालिस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल यानी निर्वासित सरकार का ऑफिस खोल दिया। गिल ने नीले खालिस्तानी पासपोर्ट के साथ ही कलरफुल करेंसी भी जारी की। हालांकि उसे स्थानीय सिखों के बीच सीमित समर्थन मिला। सुरजन सिंह गिल का जन्म सिंगापुर में हुआ था और उसकी पढ़ाई भारत और इंग्लैंड में हुई थी। इसके बाद वो कनाडा चला गया था। 1982 में पंजाब में भिंडरावाला ने शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिला लिया और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। यही असहयोग आंदोलन आगे चलकर सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। इस दौरान जिसने भी भिंडरावाला का विरोध किया वो उसकी हिट लिस्ट में आ गया। बताया जाता है कि खालिस्तानी आतंकियों ने उस वक्त अखबार बेचने वाले हॉकर्स तक को नहीं बख्शा। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने उस समय अकाली दल के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भिंडरावाला का समर्थन भी किया। इस बीच 1983 में जर्मन पुलिस ने पंजाब में 2 पुलिस अफसरों की हत्या के मामले में तलविंदर को गिरफ्तार किया। हालांकि लगभग 1 साल के अंदर ही तलविंदर रिहा हो गया और कनाडा वापस आ गया। जून 1983 में भिंडरावाला से पूछा गया कि यदि जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा की सहायता से भारत पर हमला करते हैं तो आप किसकी मदद करेंगे? भिंडरावाला ने बचाव किया और समर्थन का संकेत नहीं दिया। वहीं पंजाब में सुरक्षा बलों से बचने के लिए भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर में जा घुसा था। ये घटना आपको पता होगी, ऑपरेशन ब्लू स्टार। 2 साल तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसी दौरान भिंडरावाला स्वर्ण मंदिर परिसर में बने अकाल तख्त पर काबिज हो गया। पहले अन्य विकल्पों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को पकड़ने के लिए एक गुप्त स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशन को लगभग मंजूरी दे दी थी। इस ऑपरेशन के लिए 200 कमांडोज को प्रशिक्षित किया गया था। जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि इस दौरान आम लोगों को कितना नुकसान हो सकता है, इस पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद ऑपरेशन सनडाउन को रोक दिया गया। इसके बाद सरकार ने सेना को भेजने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि 5 जून को कांग्रेस आई के सभी सांसदों और विधायकों को जान से मारने की धमकी और गाँव में हिंदुओं की सामूहिक हत्याएं शुरू करने की योजना का खुलासा होने के बाद ये फैसला लिया गया। इंदिरा सरकार ने स्वर्ण मंदिर को भिंडरावाले और उसके हथियारबंद समर्थकों से खाली करवाने के लिए सेना को भेजा और इस ऑपरेशन को ब्लू स्टार का नाम दिया गया। 1 से 3 जून 1984 के बीच पंजाब में रेल, सड़क और हवाई सेवाएं बंद कर दी गईं। स्वर्ण मंदिर को होने वाली पानी और बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। अमृतसर में पूरी तरह कर्फ्यू लगा दिया गया। सीआरपीएफ सड़कों पर गश्त कर रही थी। स्वर्ण मंदिर में आने जाने वाले सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया। 5 जून 1984 को रात 10:30 बजे ऑपरेशन का पहला चरण शुरू किया गया। स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर की इमारत पर आगे से हमला शुरू किया गया। इस दौरान खालिस्तानी आतंकियों ने भी सेना पर खूब गोलीबारी की। सेना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उधर पंजाब के बाकी हिस्सों में सेना ने गांवों और गुरुद्वारों से संदिग्धों को पकड़ने के लिए एक साथ अभियान भी शुरू कर दिया। एक दिन बाद जनरल के.एस. बरार ने स्थिति से निपटने के लिए टैंक की मांग की। 6 जून को टैंक परिक्रमा पथ तक सीढ़ियों से नीचे लाए गए। गोलीबारी में अकाल तख्त के भवन को भारी नुकसान हुआ। कुछ घंटों बाद भिंडरावाले और उसके कमांडरों के शव बरामद कर लिए गए थे। 7 जून तक भारतीय सेना ने परिसर पर कंट्रोल कर लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार 10 जून 1984 को दोपहर में समाप्त हो गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सेना के 83 जवान शहीद हुए और 249 घायल हो गए। सरकार के अनुसार हमले में 493 आतंकवादी और नागरिक मारे गए। हालांकि कई सिख संगठनों का दावा है कि ऑपरेशन के दौरान कम से कम 3000 लोग मारे गए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार में निर्दोष लोगों की मौत होने के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई सिख नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। खुशवंत सिंह समेत प्रमुख लेखकों ने अपने सरकारी पुरस्कार लौटा दिए। 12 जून 1984 को लंदन में जगमीत चौहान से पूछा गया था कि क्या आप वाकई में इंदिरा गांधी की सरकार को गिरते हुए देखना चाहते हैं। चौहान ने कहा, कुछ ही दिनों में आपको खबर मिलेगी कि गांधी और उनके परिवार का सिर कलम कर दिया गया। हालांकि इस इंटरव्यू के बाद ब्रिटेन की थैचर सरकार ने जगजीत की गतिविधियों पर लगाम लगानी शुरू की। 13 जून 1984 को जगजीत ने निर्वासित सरकार की घोषणा की। इसके बाद इंदिरा गांधी की सिख अंगरक्षकों ने उनके अपने बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद आपको याद है 1984 में सिख विरोधी दंगों में 8000 से ज़्यादा सिख मारे गए। सबसे ज़्यादा दंगे दिल्ली में हुए। आरोप है कि इन दंगों को कांग्रेस नेताओं ने बढ़ावा दिया। 23 जून 1985 को कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थकों ने एयर इंडिया की फ्लाइट को बम रखकर उड़ा दिया। क्या कुछ नहीं हुआ इस खालिस्तान समर्थन। इस दौरान 329 लोगों की मौत हो गई। बब्बर खालसा के आतंकियों ने इसे भिंडरावाला की मौत का बदला करार दिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसका मास्टरमाइंड बब्बर खालसा चीफ तलविंदर सिंह परमार था। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल A.S. वैद्य की पुणे में 2 बाइक सवार आतंकियों ने हत्या कर दी थी।
खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इस हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की कार के पास खुद को उड़ा लिया था। इसमें बेअंत सिंह की मौत हो गई थी। सिंह को पंजाब में आतंकवाद का सफाया करने का श्रेय भी दिया जाता था। पंजाब पुलिस के अनुसार 1981 से 1993 के बीच खालिस्तान आंदोलन की वजह से 21,469 लोगों की जान गई। हालांकि खालिस्तान आंदोलन भारत में खत्म हो चुका है, लेकिन पश्चिमी देशों में फलता फूलता रहता है। कनाडा इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। फिलहाल खालिस्तान भारत की संप्रभुता के लिए कोई खतरा नहीं है। भारत के लिए इस वक्त खालिस्तान एग्जिस्ट भी नहीं करता। दिक्कत दूसरी है, भारत की लोकतांत्रिक देश और ग्लोबल साउथ के लीडर्स के रूप में जो इमेज बन रही है, उसे कनाडा प्रोपेगेंडा के जरिए धूमिल करना चाह रहा है। कनाडा इसके लिए पश्चिमी देशों को मोबिलाइज भी कर रहा है। कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों में एक ग्रुप है जो इस मुद्दे पर भारत को अलग थलग करना चाहता है। उस ग्रुप को निज्जर हत्या के बहाने एक मौका मिल गया है। इस सेंटिमेंट को चीन जैसे दूसरे देश भी भुना सकते हैं। चीन इस ग्रुप को फंडिंग कर इस प्रोपेगेंडा को और बढ़ावा देने की कोशिश कर सकता है। इससे भविष्य में एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में भारत पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। ये दावा तो नहीं किया जा सकता कि देश में एक भी खालिस्तान समर्थक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश इसे बढ़ावा देने के लिए फंडिंग करते रहते हैं। कुछ अलगाववादी तत्व अपने नेटवर्क के माध्यम से खालिस्तान के इतिहास को याद दिलाकर इसे बढ़ावा देने की कोशिश में लगे हैं। कनाडा से भी फंडिंग होती है। हालांकि पंजाब के जनमानस पर इसका कोई असर नहीं है। पंजाब की जनता भी नहीं चाहती कि ऐसी कोई परिस्थितियां बने जिससे दूसरे ग्रुप के साथ आपस में मतभेद पैदा हो। छोटे लोग इसे बढ़ाने में लगे हैं। इसी वजह से एसएफजे के पन्नू जैसे लोग हिंदुओं पर हमले की बात कहकर कनाडा में ध्रुवीकरण करने में लगे। कुछ रिपोर्ट्स में भी कहा गया है कि भारत में हिंदू लीडरों को टारगेट कर ध्रुवीकरण किया जाए। ऐसे में भारत को सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है। प्यू रिसर्च के 2021 के एक सर्वे के मुताबिक देश के 95% सिख खुद को एक भारतीय बताकर गौरवान्वित होते हैं। देश के 77% सिख पंजाब में रहते हैं। 93% सिख पंजाब में रहने पर काफ़ी गर्व महसूस करते हैं। 95% खुद को भारतीय कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। 10 में से 8 सिख सांप्रदायिक हिंसा को देश की बड़ी समस्या के तौर पर देखते भी हैं।